Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is electrochemistry. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने स्टडी किया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस तरीके से वेरी करते हैं। ठीक है, आज हम उसी को स्टडी करने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, उसको हमने स्टडी कर लिया था और ग्राफ की हेल्प से समझ लिया था। तो आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। किसकी हेल्प से? कोहरलॉश लॉ की हेल्प से। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास मोलर कंडक्टेंस होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप एक्स्ट्रापोलेट करके फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारे पास हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाते हैं। आपका ग्राफ पैरेलल आता है, क्योंकि हमने देखो पहले ही स्टडी कर लिया था ना इस तरीके से कि यहाँ पर क्या था, आपका मोलर कंडक्टेंस था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, आपके पास कंसंट्रेशन टर्म थी अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ग्राफ स्टडी किया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। दिस इज फॉर योर वीक, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये वाला ग्राफ आपके पास आता है स्ट्रॉन्ग, जिसको आप एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाला था स्ट्रॉन्ग के लिए एंड इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ये वाला था आपका वीक के लिए। ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट भी कर लेना आगे तक फर्दर, तो हम यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं करवा सकते, यानी कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो ऐसा निकालना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू मोलर कंडक्टेंस की या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आया कोहरलॉश लॉ। कोहरलॉश लॉ क्या कहता है कि जो कोहरलॉश लॉ होता है, सबसे पहले हम इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है। जो कोहरलॉश लॉ होता है वो ये बोलता है कि जैसे अगर मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मान के चलो आप, ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया NaCl। ठीक है, NaCl मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है, और ये मुझे पता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर देखना चाहूँ, अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो भी आयंस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। देखो जब कैसे सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव, उसको मैंने क्या कर दिया, इस चीज को NaCl को मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। और डाइल्यूट करने के बाद मैंने क्या कहा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जीरो कंसंट्रेशन, मतलब उनके बीच में कोई भी अब क्या है, आपके पास कोई भी उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन नहीं रहेगी। जैसे कि जो Na पॉजिटिव है सॉरी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया हमने इसको, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अब इन दोनों के बीच में इंटर आयनिक, इंटर मतलब एक दूसरे के साथ जो आयनिक इंटरेक्शन, क्योंकि आयंस ले रहे हैं, तो इंटर आयनिक जो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में वो अब क्या हो चुकी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इसके बीच का मतलब क्या है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, जो इनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन है वो क्या हो गई अब, नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। क्यों हुई है, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यू कैन से जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर जैसे मैंने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि अब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहा, मतलब अब इसका कहने का मतलब क्या, जो मैंने ये लाइन लिखी, इसका मतलब ये है कि Na पॉजिटिव अपने आप को बिल्कुल अलग समझेगा, मतलब मेरी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है, Cl नेगेटिव की खुद की अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो चुकी है। मतलब अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को नहीं जानता, सिंपल सी चीज है। अगर ये जो Na पॉजिटिव है, अब इसको ये नहीं पता ये कहाँ से आया, मतलब ये NaCl से आया है या किसी और इलेक्ट्रोलाइट से आया है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम सल्फेट ले लो। अब इसे ये नहीं पता ये कहाँ से आया है, मतलब इसे खुद की एक आइडेंटिटी हो चुकी है। ठीक है ना, अब ये
अब इसका क्या है, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है कि ये Cl के साथ था, ठीक है। मतलब ये नहीं जानता कि NaCl के साथ आया है, Na2HCl को कार्बोनेट के साथ आया है, फिर सल्फेट के साथ आया है। मतलब मुझे डिस्टिंग्विश करना अब मुश्किल हो गया कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो खुद की एक मोलर कंडक्टेंस होगी वो अलग होगी, और जो Cl नेगेटिव की होगी वो एक मोलर कंडक्टेंस अलग होगी, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि मतलब मुझे नहीं पता ये यहाँ से आया है फिर या फिर यहाँ से आया है, ठीक है। मतलब इसकी आइडेंटिटी अब लॉस हो चुकी है कि Cl नेगेटिव के साथ था, मतलब ये अपना अलग ही घूम रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब सिंपल इतना सा है। तो कोहरलोश लॉ को समझने से पहले थोड़ा सा ये आपको एक आइडिया होना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि पहली बात तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात करता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। तो पहले ये पता तो होना चाहिए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता क्या है, फाइन। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको मैं एक ना बिल्कुल सिंपल सा बताती हूँ समझने का तरीका। अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास है एक KCl, एक है मेरे पास KBr, ठीक है। दो सॉल्यूशन ले लिए मैंने, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये है, दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास ये है। अब यहाँ पर देखो K पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो इनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है फिलहाल, क्योंकि अभी तक मैंने डाइल्यूशन की बात नहीं करी, ठीक है। तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, ये मैंने ले ली मोलर कंडक्टेंस किसकी, दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस ऑफ K पॉजिटिव, ठीक है। यहां मैंने मोलर कंडक्टेंस ले ली K पॉजिटिव की, ठीक है। तो देखो यहाँ जो मोलर कंडक्टेंस आएगी और यहाँ जो पोटेशियम की मोलर कंडक्टेंस आएगी वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखो इसकी इंटरेक्शन क्लोरीन के साथ और यहाँ इसकी इंटरेक्शन ब्रोमीन के साथ है, यानी एक है पोटेशियम ब्रोमाइड, एक है पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इन दोनों की मोलर कंडक्टेंस क्या है, लैम्डा जो मोलर कंडक्टेंस आपके पास, ये फर्स्ट लिख लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड, ठीक है। जो मोलर कंडक्टेंस फर्स्ट होगी दैट इज नॉट इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेकंड। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो मुझे ये पता है कि जो K पॉजिटिव है उसके पास जो उसका आयन है साथ में, को आयन बोलते हैं जिसको, इसके साथ जिसका आयन है वो Cl है, यहाँ इसके साथ आयन है जो वो Br। तो दोनों की इंटरेक्शंस बिल्कुल डिफरेंट होंगी, और जब इंटरेक्शंस ही अलग होंगी तो दोनों की आयंस में टूटने की पॉसिबिलिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी को तो मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, सिंपल है ना, मतलब आयंस ब्रेक होंगे कितनी जल्दी, तो वो भी डिफरेंस है बिल्कुल, मुझे पता चल गया, क्योंकि दोनों के इंटरेक्शंस ही डिफरेंट हैं, क्योंकि एक है ब्रोमीन के साथ, एक है क्लोरीन के साथ। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि दोनों में जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी, ठीक, इतना समझ आया। लेकिन अगर मैं बात करूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये था मेरे पास जो पहला ऑब्जर्वेशन आया, मेरे पास ऑब्जर्वेशन किसके बेसिस पर है मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन, जब मैंने कहा कि इंटरेक्शंस क्या हैं दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट, ये सब समझने के लिए है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वही सेम बात कि मुझे नहीं पता चलेगा जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ K पॉजिटिव यहाँ Br नेगेटिव। अब क्या होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये जो K पॉजिटिव Cl से है फिर K पॉजिटिव Br नेगेटिव से है, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये अपना एक अलग से इंडिविजुअल घूमेगा, इसको ये नहीं पता कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी जो मोलर कंडक्टेंस पहले थी और इसकी जो मोलर कंडक्टेंस बाद में थी, ठीक है, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी, ठीक है, और इसकी जो मोलर कंडक्टेंस थी, अब दोनों इक्वल हो जाएगी, किसकी, K पॉजिटिव की। क्यों, क्योंकि वो अपनी अब आइडेंटिटी लॉस कर चुका है, मतलब उसकी जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो एज इट इज आएगी जो पहले थी। क्यों, क्योंकि अब K पॉजिटिव जो है ना, मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही हूँ इन दोनों सॉल्यूशंस में, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ से आया है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ जो मोलर कंडक्टेंस आएगी K पॉजिटिव की जो पहले थी वो इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस जो बाद में है सेकंड की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो दोनों मोलर कंडक्टेंस आएंगे जो पहले अलग अलग आ रही थी अब वो सेम आएंगी, इसका मतलब K पॉजिटिव कहीं पर भी हो वो सेम ही आना है आपका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, चाहे वो किसी इलेक्ट्रोलाइट से आया हो, ठीक, इतना समझ आया। तो ये सारी कहानी सिर्फ एक ही चीज को बोलती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो आयंस होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल अपनी जो आइडेंटिटी है वो लॉस कर देते हैं और इंडिपेंडेंटली ही अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट को देते हैं, ठीक है। सिंपल में क्या आप बोल सकती हूँ, इसकी डेफिनेशन तो सिंपल सी यही है जो मैं बताऊंगी, लेकिन जो आपकी बुक में एक्चुअली लिखे थे उसका पूरा मतलब बताऊंगी क्या है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस जो होगा
ऑफ एनी चार्ज स्पीशीज इन टू डिफरेंट सिस्टम फाउंड टू बी सेम। मतलब मोलर कंडक्टेंस जो है अलग अलग सिस्टम में भी किसी भी पर्टिकुलर चार्ज स्पीशीज, यहाँ मैंने के पॉजिटिव लिया, ठीक है, क्योंकि वो सेम था दोनों में, तो उसकी क्या होगी, किसी भी चार्ज स्पीशीज की वो क्या होगी, फाउंड टू बी सेम, मतलब सेम ही मिलेगी हमको। कहने का मतलब ये है इसका, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर हर एक आयन अपना एक डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन देगा टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो कैसे, अभी जो कॉर्लोश लॉ बोलता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आप कोई भी ले सकते हो, लेट्स सपोज मैंने ले लिया AXBY, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी किस तरीके से, क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके ऊपर। डेफिनेशन क्या होगी, देखो ध्यान से, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेट सपोज AXBY, ठीक है। तो AXBY जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम किसका होगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पर कैटायन क्या है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, क्योंकि कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात इसलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि जब आप पूरी डेफिनेशन को पढ़ते हो, कई बच्चे तो सिर्फ रटते हैं उस चीज को, लेकिन एक एक पार्ट उसका क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, एक एक वर्ड जो आपको इस कॉर्लोश लॉ के अंदर होता है, क्योंकि ये चीज सीधी डेफिनेशन आती है पेपर में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो कैटायन है दिस इज योर A पॉजिटिव, दिस इज योर B नेगेटिव, पता होना चाहिए आपको ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी चीज है जैसे कि मैंने बोल दिया NaCl है, तो आपको पता होना चाहिए पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, तो पहले कैटायन फिर एनायन, ऑलरेडी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम किस किस चीज का, मतलब एडिशन किस किस चीज का, कैटायन का अलग एनायन का अलग, और किस चीज का है वो, आयनिक कंडक्टिविटी का एडिशन है। तो दिस इज योर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कौन सा कैटायन, A वाला, ठीक है, X प्लस, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री क्या है इसकी X, और यहाँ क्या है Y है, तो Y लिखूंगी यहाँ पर इसका क्या है, और यहाँ पर क्या है आपके पास जो एनायन है, एनायन का, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज जो फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, is equal to the sum of the ionic conductance of cation and anion each multiplied with the each multiplied with the number of ions present in one formula unit of electrolyte। देखो कैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने बोल दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लिखो तुम, ठीक है, तो कैसे लिख कर, और यहाँ पर क्या है, ये जीरो पे लगाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो इसका किस तरीके से लिखोगे, इसको लिखोगे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किस किस की है, एक कैटायन है एक एनायन है, तो दिस इज फॉर कैटायन एंड प्लस दिस इज फॉर एनायन। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो यहाँ पर है नहीं, मतलब नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट हैं एक फॉर्मूला यूनिट में, मतलब जो मेरे पास NaCl है वो क्या है 1, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला मतलब कि जो आपने ये 1 मोल लिया हुआ है, एक फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, मतलब सबसे छोटे यूनिट जब हम पूरी क्रिस्टल की लेते हैं उसे हम 1 फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है NaCl एक तो है नहीं, बहुत बड़ा क्रिस्टल है, लेकिन उसका अगर एक हमने पार्ट ले लिया ना, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, डेट इज योर 1 फॉर्मूला यूनिट। आई होप आपको पता होगा क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आता है ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आपके पास x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझा तो दूसरा एग्जांपल देख लो। यहाँ मैंने बोल दिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वो क्या होगा, कैटायन एनायन का सम होगा, सिंपल कैटायन क्या है मेरे पास बेरियम पॉजिटिव 2, और यहाँ पर एनायन क्या है Cl नेगेटिव, Cl2 नहीं लिख देना, ठीक है। ये देखो कैसे बनता है BaCl, इनकी जो वैलेंसीज होती है ना उसके अकॉर्डिंग बनता है, इसकी वैलेंसी -1 होती है, इसकी बेरियम की 2 होती है, तो ये किस तरीके से बनता है BaCl2, ये इस तरीके से बनता है, ये 9th क्लास का पूरा आपका टॉपिक है, ये इस तरीके से बन गया। अब मुझे देखो मल्टीप्लाई किसके साथ, ये जो मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे वर्ड, इसका मतलब यहाँ पर ये जो आगे आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर जो आएगा, मल्टीप्लाई साइन नहीं लिखा गया क्योंकि सीधा मल्टीप्लाई किया गया आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ देखो ये वाला जो है ना BaCl2 इस तरीके से बना है, अब जो बेरियम है वो +2 है मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेरियम के पास जो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जरूरत ही नहीं करने की,
यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, ये इस तरीके से शो होता है। फाइन, तो यहाँ पे Cl जो y की वैल्यू 2 आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पर, क्योंकि वन फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, ये इसका वन फॉर्मूला यूनिट है जिसके अंदर x की वैल्यू जो आपकी 1 है, y की वैल्यू आपकी 2 है। आई होप आपको समझ में यहाँ से आ रहा होगा, देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यहाँ पर AlCl3 के बारे में तो कैसे समझो, क्योंकि आपको यही लिखना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ आप लगा लेना इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए है। ठीक है, इंडिविजुअल इनकी आइडेंटिटी होगी, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स दिस टोटल मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, क्योंकि इनकी इंटरेक्शन बिल्कुल क्या हो चुकी है, नेग्लिजिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Al+3 कैटायन, और यहाँ पर क्या होगा, Cl नेगेटिव, दिस इज फॉर एनायन। ठीक है, अब यहाँ पर Cl जो ये x है वो 1 है, y कितना है, 3 है, तो x 1 है, y 3 है, तो ऐसे लिखोगे। ठीक, ये आपकी सारी की सारी क्या है, लिख लेना, मोलर कंडक्टिविटी है। अब मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप जब इसके बारे में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में लिखो, क्योंकि आपको ना क्वेश्चंस में कई बार मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जाता है, बट हमने तो ये सॉल्व इसके लिए किया गया है अभी, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो जब भी आपको मैंने एक रिलेशन करवाया था पीछे, ध्यान प्रीवियस वीडियो में, कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय योर एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है, वही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना होता है किसी कैटायन एनायन पर, वही एन की वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान से कर लेना। एन क्या होगा यहाँ पर, टोटल 3, पॉजिटिव देख लो नेगेटिव देख लो, यहाँ से 3 -1 तो -3 और 3, तो सिंपल लिखोगे 3, मैग्नीट्यूड लिखोगे, मतलब साइन रिप्रेजेंट नहीं करोगे यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू, तो वो किस तरीके से लिखी जाएगी, देखो ध्यान से, ये तो मोलर के लिए था, इक्विवेलेंट का अगर मैं लिखने लगूँ AlCl3, क्योंकि देखो इसमें तो आपका कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, एज इट इज आएगी इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपके पास आयंस, नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई नहीं है। इक्विवेलेंट क्या लिखोगे इसके लिए, देखो ध्यान से, इसके लिए इक्विवेलेंट आएगी आपकी, यहाँ पर इक्विवेलेंट आएगा Al+3, दिस इज फॉर इक्विवेलेंट, और प्लस जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब आप देखना इसको। ठीक है, दिस इज योर 3। ओके, अब मुझे एक बार बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकलती है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय 3। अब मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी ये थी ना, ठीक है, इसको 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं सबको, क्योंकि देखो दिस इज फॉर मोलर कंडक्टिविटी, अब इस मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो आपकी क्या निकल आएगी, फाइंड आउट हो जाएगी इक्विवेलेंट। तो इसको मैं क्या करूंगी, पूरे के पूरे को इक्विवेलेंट कैसे निकलेगी, जब मैं इसको पूरे के पूरे को 3 से डिवाइड कर दूंगी। तो आई होप समझ में आया होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3, जो भी वैल्यूज दी होंगी उसको 3 से इसमें डिवाइड करना है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगी तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं कॉलर्स लॉ से आपके, फिर उसकी जो एप्लीकेशंस होंगे उसमें से ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आपका। ठीक है, देखिए, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर 127 एंड 76 पर ओम पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दी गई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेगा ना तो हमेशा रिप्रेजेंट क्या करता है कि कोहलर्स लॉ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी। अब इसने बोला जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी बेरियम क्लोराइड की वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, जो हमें दी हुई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेरियम क्लोराइड की निकालनी है हमको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो मुझे मोलर कंडक्टेंस, सबसे पहले हमें पता होता है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, हमने अभी निकाला, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिफरेंट तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप मुझे एक बात बताओ, मोलर कंडक्टेंस हमने निकाली थी, आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा लेंथी करके बताऊंगी क्योंकि आपको इनिशियल स्टेज पे समझ रहे हो इसलिए। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस जो होगी बेरियम क्लोराइड की वो क्या होगी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पर क्या लिखोगे, कैटायन के लिए अभी समझाया वही है, सिंपल। ठीक है, यहाँ Cl नेगेटिव और यहाँ पर Cl का कितना कोफिशिएंट है, 2। फाइन, तो ये आपके पास है मोलर कंडक्टेंस। फाइन, लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूं तो वो कैसे निकलेगा, अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, दैट इज योर मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, 2। ठीक है, क्यों 2 पॉजिटिव है 2 ही नेगेटिव है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा,
2, यानी कि अगर मैं मोलर कंडक्टेंस को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे से बहुत गलती करते ऐसे ही करके आ जाएंगे, ठीक है, ये गलत है बिल्कुल। दिस इज फॉर मोलर कंडक्टेंस एंड दिस इज फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि हम स्टोइचोमेट्रिक को डिवाइड कर देते हैं जो भी पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है, ठीक है। लोगे मोलर कंडक्टेंस को 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब इस इक्वेशन के अंदर क्या करूंगी मैं, 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं यहाँ पर, 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर फॉर मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। तो कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ध्यान से, मोलर कंडक्टेंस क्या है बेरियम 2 की, देखो यहाँ पर, और ये वाली चीज जो ये क्या बन जाएगा, अब अगर डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी, सिंपल, क्योंकि करने के बाद मेरे पास क्या आएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, फाइन। तो यहाँ पर मेरे पास ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही फाइंड आउट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये करने के बाद मेरे पास क्या जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इनकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, बेरियम की दी हुई है 127 डिवाइडेड बाय 2 प्लस नेक्स्ट कितना है 76, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ही तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई है ना मेरे पास मोलर कंडक्टेंस को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज फॉर 76, तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, दिस इज 139.5। तो दिस इज योर आंसर। तो आंसर कहाँ पर है, 139.5, दिस इज योर दिस, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका नीट में भी आया हुआ है, प्लस आपकी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, तो वो आप देख लेना। अब एक और क्वेश्चन है जो हम कॉर्लश लॉ के ऊपर करते हैं, वो क्या आपका 3 टाइम्स पूछा गया है आपका नीट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्स्ट्रा हो उसमें भी वो आपका हर बार पूछा जाता है, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो हमने कॉर्लश लॉ स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो आती है कॉर्लश लॉ में, वो यही आती है कि आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप ग्राफ से तो डिटरमाइन कर नहीं पा रहे थे, है ना, तो उसको डिटरमाइन करने का क्या तरीका है कॉर्लश लॉ ने दिया, उसी की एप्लीकेशन की बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो आती है, क्योंकि उसी के बेस्ड पर ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 3 टाइम्स पूछा गया, 97 में, 12 में, 21 में, नीट में, ठीक है। और ये आपका एचटेट में भी पूछा जाता है, और प्लस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है कॉर्लश लॉ में, वो यही आती है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन किसकी है, ये कॉर्लश लॉ की एप्लीकेशन है। सबसे पहली ये है कि आप मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बाय यूजिंग द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ, अगर कोई कॉमन आयन दिख रहा है आपको, तो आपको ये तो पता नहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कहाँ से आया है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग के हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करोगे एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन यही है, क्या कहा मैंने, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको करवाऊंगी, वो डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस of weak electrolytes by using molar conductance of strong electrolytes at infinite dilution, ओके। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जरूर लिखना, क्योंकि हम कॉर्लश लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो देखना है। पहले आपको ये बताती हूँ किस तरीके से, इसी चीज को आपने जो आप लिखोंगे यहाँ पर वो इसी के नीचे लिखना है, ठीक है। फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे उसी की हेल्प से, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने बात की, अब मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब देखो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस दी है NaCl, HCl और CH3CONe की दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पर जो आपके पास
ध्यान देना, जो मोलर कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, NaCl की, वो क्या होगी, Na पॉजिटिव। किसकी है ये, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड मोलर कंडक्टेंस एट Cl नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी होगी NaCl की। दूसरी आपकी किसकी दी हुई है, HCl की। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस अब किसकी आएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl की। तो वो कितनी आ जाएगी, दिस इज फॉर H पॉजिटिव एंड दिस इज फॉर Cl, क्योंकि कैटायन प्लस एनायन होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है आपके पास, CH3CON है। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ इसको, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CON। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको निकालने किसकी है वो देखो, इनकी अब अलग से इंडिविजुअल जो जो आपको दिया सबकी आपको इंडिविजुअल लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3COO नेगेटिव, जैसे डिसोशिएट होता है ना उसी फॉर्म में लिखना है। दिस इज मोलर कंडक्टेंस, दिस इज मोलर, यहाँ नीचे लिख लेना मोलर कंडक्टेंस है ये। ठीक है, क्योंकि कई बार ना इक्विवेलेंट भी बोल सकता है वो, सॉरी Na पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पे, दिस इज Na पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो पूछी किसकी गई, अब इन तीनों की दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है देख लो यहाँ पे। दिस इज फॉर NaCl, NaCl की कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर 126.45। ठीक है, 426, ये किसकी दी हुई है, दिस इज फॉर Cl, ये कितनी दी हुई है आपको 426.16। ठीक है, और ये वाली किसकी दी हुई है, दिस इज फॉर दिस। अब ये वाला भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि सॉल्ट है आपका। ठीक है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो ये सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें एक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, डेट इज योर NaOH। ठीक है, अगर कोई सॉल्ट ऐसा दिया है जिसमें सॉल्ट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, कोई ऐसा सॉल्ट दिया जिसके अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग है कोई भी एक पार्ट, जैसे कि Na पॉजिटिव, क्योंकि ये NaOH से आया और ये CH3COOH से आया है, यानी ये एसिटिक एसिड से आया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यानी कि ये वाली भी चीज क्या हुई, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हुआ, ये पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ठीक है, दोनों पार्ट वीक होंगे तो यानी कि वो वीक है, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग होता है कोई भी एक पार्ट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमसे पूछा गया द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एसिटिक एसिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये डिसोशिएट कैसे होगा, पहले तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होगा, CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये ऐसे डिसोशिएट होगा, है ना। अब मुझे बताओ ये क्या है आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और देखो मैंने अभी ऊपर एप्लीकेशन में क्या लिखा है कि आप मोलर कंडक्टेंस निकालते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसके हेल्प से, बाय यूजिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग क्या क्या है, दिस इज ऑल स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट दिस इज वीक। तो इन सबकी हेल्प से, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालते हो, क्योंकि हम ग्राफ की हेल्प से या फिर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम ये तो एक्स्ट्रापोलेट करके हमें वैल्यू मिल जाती है बट इसकी नहीं मिल पाती, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इनको सॉल्व करना है, वो आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स या फिर थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन आना जरूरी है, अदरवाइज कहीं रॉन्ग होगा आपका पूरा आंसर। देखो ध्यान से, मुझे ये वाली चीज चाहिए, है ना। अब ये इन्फाइनाइट पे क्यों लिया इसने, क्योंकि इन्फाइनाइट पे मुझे पता है कि आइडेंटिटी हर एक कंपोनेंट अपनी, हर एक जो आपके पास आयन होगा अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, उसे ये नहीं पता वो कहाँ से आए, यानी ये वाला H पॉजिटिव इसे ये नहीं पता कि ये यहाँ से आया है या फिर HCl से आया है, इसलिए मैंने आपको पहले वो चीज समझाई थी ताकि आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो। अब देखो इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, देखो ध्यान से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनको कैसे ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे कि मुझे ये चीज मिल जाए। देखो मुझे चाहिए ये वाली चीज और दूसरी मुझे क्या चाहिए, दिस वन, यानी मुझे ये और ये वाली चीज चाहिए। इन दोनों को ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Na पॉजिटिव मुझे नहीं चाहिए और यहाँ से मुझे Na पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ध्यान से, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखो करके देखते हैं, सिंपली रफ आइडिया लेने के लिए, ये तो ऐड ही होगा, देखो इसको इसमें कुछ माइनस प्लस मत कर देना क्योंकि ये पूरा है। ठीक है, तो ये एज इट इज एक कंपोनेंट लिख दिया। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर मुझे ये चीज प्लस में चाहिए, CH3CO नेगेटिव, है ना, ये पॉजिटिव ही चाहिए मुझे, तो इसको मैं माइनस नहीं कर सकती, लेकिन इसको माइनस कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अगर इसको माइनस कर दिया मैंने तो यहाँ माइनस H पॉजिटिव है, जो मुझे यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव मेरा पॉजिटिव है, तो मुझे ये भी प्लस में चाहिए और मुझे ये भी प्लस में चाहिए, तो माइनस कौन सी चीज हो सकती है, ये वाली हो सकती है। तो ये हो सकता है कि मैं इसको अगर माइनस करूँ तो पूरे को करना पड़ेगा, है ना, तो इस पूरे को माइनस अगर करते हैं तो इस तरीके से पूरा माइनस आ जाएगा।
अब क्या करना है, मुझे Cl नेगेटिव नहीं चाहिए, है ना, Cl नेगेटिव कहीं नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस कर दो, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और मुझे ये भी एडिशन में चाहिए CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस Na पॉजिटिव, है ना। अब देखो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव पूरा माइनस, क्योंकि पूरे की पूरी मोलर कंडक्टेंस आती है, अगर इसको पूरा का पूरा हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये माइनस यहाँ पर प्लस H पॉजिटिव प्लस, सिंपल है ये बिल्कुल, आपको जो पॉजिटिव चाहिए वो पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ देखो Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल होगा, Cl से Cl कैंसिल होगा, मुझे क्या मिल गया, CH3COOH मिल गया, है ना। तो इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करके या फिर डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे तो कोई आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं आया, इसलिए यहाँ पे कुछ डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ी। लेकिन एक जगह और है जहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन वाला केस भी आएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, वो भी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है, अब ये मुझे चाहिए, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट ले लो, ये तो पॉजिटिव था, यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, ये वाला पॉजिटिव ही था ना, H पॉजिटिव Cl, और ये वाला CH3CO नेगेटिव Na वाला क्या था, ये भी पॉजिटिव था, यानी मोलर कंडक्टेंस किसकी लिखोगे, CH3COO Na की लिखोगे, ठीक है। माइनस किसकी करोगे, वो ध्यान से देखो, माइनस किसकी करनी है, NaCl वाला, यानी ये वाली माइनस करनी है, तो कैसे लिखूं, तो देखो ध्यान से, यहाँ माइनस क्या आएगा, माइनस किसकी आ जाएगी, NaCl की, ठीक है, फाइन। तो अब इन सबको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो माइनस Na आ गया ना, Na पॉजिटिव के साथ Na पॉजिटिव गया, ठीक है, Cl के साथ यहाँ Cl गया, तो क्या रिमेनिंग रह गया, CH3COOH। तो करते हैं, HCl की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो ध्यान से, कहाँ पर है, HCl की आपके पास है 426.16 प्लस CH3CONA की वैल्यू कहाँ पर है, दिस वन 91.0, ठीक है, माइनस ये किसकी, आपकी NaCl की, तो NaCl की माइनस करनी है, तो वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, ध्यान से देखना, 517.16, ठीक है, माइनस 126.45, तो आपके पास ये आंसर निकल के आएगा 390.5, 390.71, तो आपके पास ये वाला आंसर किसका आ जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल था बिल्कुल, इसमें कोई स्टोइचोमेट्रिक मतलब कुछ भी आपका मल्टीप्लाई नहीं किया गया था, क्योंकि सारे के सारे क्या थे, यहाँ पर यूनिवैलेंट आपके पास आयंस थे, ठीक है, कोई बायवैलेंट यूनिवैलेंट नहीं दिखा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका नीट 2019 में आया हुआ है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है आपका। तो देखो ध्यान से, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आर गिवन एज, आपको कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, आपको फाइंड आउट किससे करनी है, CH3COH के, ठीक है। तो वही चीज करनी है, सेम टू सेम, CH3 है ये, ठीक है, CH3। अब वही चीज करके देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरे पास है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4, तो इसको आप कैसे लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2H पॉजिटिव, क्योंकि दिस इज योर X, तो X यहाँ पर 2 है, Y यहाँ पर 1 है, क्योंकि SO4 एक पूरा आता है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा, दिस इज योर X, क्योंकि मुझे ये X गिवन है, ठीक है, पूरा आप लिख सकते हो, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वो उसका यूनिट है, ठीक है, वो लिख लेना। नेक्स्ट आपके पास K2SO4, इसकी क्या वैल्यू आएगी, दिस इज योर 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ K पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, दिस इज योर Y, वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO के, ये भी आपके पास सारे के सारे स्ट्रॉन्ग की हेल्प से आपको वीक की निकालेंगे, यानी कि दिस इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, CH3COO नेगेटिव, ये मोलर कंडक्टेंस आएगी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि देखो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है ना, वो तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब क्या, वो किसी कंसंट्रेशन पर फाइंड आउट होता है, और वो एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली आप चीज़ तो निकाल नहीं रहे, आप तो कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, इधर आपको दिया हुआ है और आप ये निकाल रहे हो, दिस इज योर
के पॉजिटिव। तो ये कितना दिया हुआ Z। अब इनको मुझे सॉल्व करना है और मुझे इसमें से ऑप्शन देखना है क्या आएगा। फाइन, तो देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, मुझे क्या देखना है, मोलर कंडक्टेंस फॉर CH3। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो ताकि आपको समझ में चीजें आए। देखकर तो कोई भी कर देगा, आप अपनी कॉपी में ट्राई करके देखना इस चीज को, ठीक है। CH3CO नेगेटिव। अब मुझे क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस किसकी, CH3COO नेगेटिव एंड प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये निकालना है। अब मेरे को देखो क्या क्या देखना है, एक तो मुझे ये चीज चाहिए, ठीक, और दूसरी मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं, यानी कि मुझे यहाँ पर डिवाइड तो करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि अब आप देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब कैसे भी कर सकते हो, करके देखो। लेकिन यहाँ देखो K पॉजिटिव है, यहाँ 2K पॉजिटिव, मतलब अगेन डिवाइड तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, डिवाइड यहाँ पे भी, किससे, 2 से, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल होकर H पॉजिटिव से मुझे H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, और ये मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो यानी कि ये वाली चीज तो एडिशन में ही आएगी, क्योंकि मुझे H पॉजिटिव यहाँ एडिशन में चाहिए, ठीक है। लेकिन K पॉजिटिव और K पॉजिटिव इन दोनों को मैं माइनस कर सकती हूँ, मतलब दिस वन माइनस दिस वन, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे तभी तो K पॉजिटिव जाएगा, और डिवाइड बाय 2। तो यानी कि थर्ड को तो एज इट इज लिखोगे, क्योंकि मुझे CH3CO नेगेटिव चाहिए तो पॉजिटिव में चाहिए। थर्ड माइनस 2 क्यों करूंगी, ताकि K से K कैंसिल आउट हो सके, और डिवाइड बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, ये वाली इसमें से माइनस कर दी, ठीक है। तो इससे अगर ये माइनस करूँ तो मेरा कैंसिल आउट क्या होगा, K पॉजिटिव होगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मेरा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, को ऐड करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे क्या है ना, ये पॉजिटिव में चाहिए और ये भी पॉजिटिव में चाहिए, ये वाला। तो इन दोनों को तो पॉजिटिव में रखना है। 2 से डिवाइड इसलिए किया ताकि मेरा ये 2 से डिवाइड होके 1 बन सके, ठीक है, मतलब मोलर कंडक्टेंस सिर्फ H पॉजिटिव की चाहिए, मुझे यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है आपका, है ना। तो ये 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब सारा लिखोगे तो क्या बन जाएगा, दिस वन। अब यहाँ लिखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ K पॉजिटिव, ये आपका थर्ड हो गया, माइनस सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, दिस वन। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को 2 मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 को पूरी इक्वेशन से। तो कैसे लिखोगे, K पॉजिटिव, और इसको भी 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड। अब क्या करना है नेक्स्ट, प्लस फर्स्ट को 2 से डिवाइड, यानी 2 मोलर कंडक्टेंस H पॉजिटिव और प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होके क्या बचता है, यहाँ पर K पॉजिटिव आपका कैंसिल, यहाँ पे K पॉजिटिव कैंसिल, प्लस माइनस गया, यहाँ से आपका प्लस, सॉरी इसको माइनस करो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये K पॉजिटिव था ना। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमने एज इट इज लिख ली। सेकेंड इक्वेशन को देखो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है ना, तो 2 से डिवाइड करना है माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस वाला इस पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रिमेनिंग रहेगा, ये वाला और ये वाला जो आपको चाहिए था, ठीक है, रिजल्ट में ये वाला। फाइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव। अब आपने कैसे निकाला उसको हमने ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं इसका आंसर पूरा, ठीक है, सिंपल है। थर्ड लिखो Z, थर्ड Z था, माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या थी, y डिवाइडेड बाय योर 2 प्लस फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ Z है, ठीक, अब यहाँ क्या है, प्लस x माइनस वाई कर सकती हूँ मैं, सिंपल है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कर दिया, माइनस वाई तो एज इट इज है ही और x पॉजिटिव में है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2। तो आपके पास आंसर, क्योंकि यहाँ पर और किसी भी इक्वेशन में इस तरीके से नहीं जैसे ये दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपके पास, आंसर इज योर डी। फाइन, अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के भेजना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, बस आपको क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज इक्वल टू, इन 4 ऑप्शंस में से आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि सारे के सारे क्या आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ
कोहरलोश लॉ, ठीक है। तो एप्लीकेशन आज हमने एक कर ली है, बाकी जो इसकी एप्लीकेशंस रिमेनिंग रह गई हैं उसी के बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए, नेक्स्ट टाइम भी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन जो करेंगे उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।